गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने राशियों में परिवर्तन की दर के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। इनमें हमने आयत में परिवर्तन की दर याद कर ली थी, ऊंचाई में परिवर्तन की दर याद कर ली। उनमें दो विशेष क्वेश्चन आए थे आपके, सीमांत लागत और सीमांत आय। सीमांत लागत को बोलते हैं MC और सीमांत आय को बोलते हैं MR। जब सीमांत लागत पूछेगा अपने को तो संपूर्ण लागत को CX फलन के रूप में देगा, और सीमांत आय पूछेगा तब संपूर्ण आय को RX के फलन के रूप में देगा। फिर हम क्या करेंगे, उनका अवकलन करेंगे और जितनी इकाइयों के लिए पूछा है वो X की जगह रख कर मान ज्ञात कर लेंगे। अब आपका 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है एक नली में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उंडेली जाल रही है। यानी एक नली है, उसमें बालू है, उस बालू को गिराया जा रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। तो देखो, इससे दो स्थितियाँ बनती है। नली में तो आयतन में आ रही है कमी, नली से तो आपकी नली है उसमें से तो मिट्टी कम हो रही है बालू, तो वहाँ तो आ रही है कमी। लेकिन बालू जहाँ गिर रही है वहाँ आयतन में हो रही है वृद्धि। जहाँ गिरेगी वहाँ तो आयतन में वृद्धि होगी, जहाँ और नली में आपके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब अपने को कमी वाला काम भी लेना है या वृद्धि वाला भी लेना है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आगे कह रहा है उंडेली गई बालू से शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है। यानी उंडेली गई बालू से क्या हो रहा है, आपका शंकु बन रहा है। अब शंकु बन रहा है इसका मतलब अब हो गया आपका कि शंकु का आयतन है वो बढ़ रहा है, क्यों शंकु बन रहा है और उंडेली मिट्टी जा रही है, और मिट्टी उंडेली जा रही है तो हर बार मिट्टी बढ़ रही है। अब मिट्टी से शंकु बन रहा है, इसका मतलब शंकु का आयतन हर बार बढ़ रहा है। फिर कह रहा है शंकु की ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग। और देखो, जब हम मिट्टी ज़मीन पे उंडेलते हैं तो हमारी ऊंचाई तो होती है कम और वो फैलती है ज़्यादा। अब ज़्यादा देखो, ऊंचाई ऐसे कम होती है, ऐसे ज़्यादा फैलती है, ऐसे ज़्यादा फैलती है, इसका मतलब त्रिज्या तो ज़्यादा है और ऊंचाई क्या आपकी कम है। तो हम त्रिज्या को 1/6 से गुणा करेंगे तब जाके वो ऊंचाई के बराबर होगा। ये बात इसमें दी गई है। अब कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई किस गति से वृद्धि हो रही है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर अपने को क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक शंकु बना देते हैं। तो देखो ABC ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, इसको S से लिखते हैं, और ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या R से लिखते हैं। तो अब इसमें हम जो माना हम बोल देंगे, माना उंडेली गई बालू से T समय पर ABC शंकु बनता है, जिसकी ऊंचाई H तथा आधार की त्रिज्या R तथा आयतन V है। यह आयतन V है। अब प्रश्नानुसार
अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू डली जा रही है। आयतन में जो परिवर्तन है dv/dt वो आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। इसको समीकरण नंबर दिया 1। हमें dh/dt याद करना तथा अपने को ये भी दिया हुआ है 1/6 गुणा r बराबर h, जिसका हम ऐसे भी कह सकते हैं r बराबर 6। हमें h में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हमें आयतन में परिवर्तन दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। हम आयतन में परिवर्तन करते हैं। चूँकि देखो पहले आयतन का फॉर्मूला लेते हैं। तो शंकु के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम करेंगे अवकलन t के सापेक्ष। अब देखो शंकु की 3 चीज़ होगी, आयतन हो गया, त्रिज्या हो गया, h हो गया। अब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r का भी अवकलन होगा, h का भी अवकलन होगा। h का अवकलन तब चाहिए, लेकिन फिर r का अवकलन हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। वो हम कहाँ से लाएंगे, वो हमारे पास नहीं है। वो नहीं है तो मैं काम करते हैं, इस r का मान यहाँ से रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। फिर ये सारा समीकरण h में बन जाएगा। फिर h के हम t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से तो v बराबर 1/3 पाई r यानी 6h का होल स्क्वायर गुणा h। तो v बराबर यहाँ हुआ 6 से 36 में 3 का भाग लगा तो 12, फिर पाई यहाँ से h स्क्वायर और एक h ये रहा तो h क्यूब। अब करते हैं अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो ये हो गया आपका dv/dt बराबर 12 पाई गुणा h क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर और h का हो गया dh/dt। अब dv/dt का मान अपने पास है, तो समीकरण 1 से तो 12 बराबर 12 पाई गुणा 3h स्क्वायर dh/dt। तो 12 से 12 कट गया, बाकी सबको भेज दो इधर। तो dh/dt बराबर आ गया आपका 1/3 पाई h स्क्वायर। अब अगला ये भी कह रहा है जब h यानी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तब तो dh/dt तो आ ही गया। अब हम क्या करेंगे, h की जगह 4 सेंटीमीटर रख देंगे। तो जब h बराबर 4 सेंटीमीटर तो आपका dh/dt बराबर 1/3 पाई गुणा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, 16 को 3 से गुणा किया तो 48। ये हो गया आपका 48 पाई। ऊंचाई है तो सेंटीमीटर, नीचे समय है तो सेकंड। यह आपका आंसर आ गया। तो कह देंगे अतः शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब है अगला टॉपिक, तो वर्धमान और ह्रासमान है। अगला टॉपिक है, उसमें हो गया आपका वर्धमान और ह्रासमान। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस बार इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक है। इस चैप्टर में से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पहले बता देते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमें फलन दिया हुआ हो और कह दे
कि बताओ कि ये वर्तमान है या आसमान है। साथ में हमें अंतराल दिया होगा कि इस अंतराल में वर्तमान है, सिद्ध करो। दूसरा हमें क्वेश्चन क्या देगा, हमें केवल फलन दे देगा और क्या देगा कि बताओ वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें ये वर्तमान और आसमान है। यानी क्वेश्चन दो प्रकार के बन गए, जिसमें एक में अंतराल दिया गया हो और एक में अंतराल पूछा गया हो। अब वर्तमान और आसमान होते क्या वो आपको बताते हैं। ये डायग्राम नंबर 1। एक अपना ये फलन है y बराबर f x। एक अपना फलन ये ऐसी है, लेकिन ये रुक रुक के चल रहा है। ये भी है आपका y बराबर f x। एक ये फलन है अपना y बराबर f x। एक ये डायग्राम बना ये फलन बन गया। अब देखो हम मानव अक्ष चेक करते हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं। तो ये माइनस से देखो प्लस की तरफ जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे y का मान भी बढ़ता गया। और देखो ये लगातार बढ़ ही रहा है, लगातार क्या हो रहा है आपका वक्र बढ़ रहा है। तो इसको हम बोल लेंगे निरंतर वर्तमान। वर्तमान का मतलब बढ़ता हुआ। अब इसमें चलेंगे तो देखो माइनस से मान चला तो यहाँ तक तो बढ़ा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट चला, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कांस्टेंट चला। इस प्रकार फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर आगे कांस्टेंट चला। तो देखो सारा मान हम देखा जाए तो मान तो बढ़ ही रहा है। कई बीच में स्थितियाँ ऐसी है जहाँ कांस्टेंट हो गया, बाकी में सब में बढ़ता हुआ चल रहा है। तो इसका मतलब हम इसको निरंतर वर्तमान नहीं कह सकते। निरंतर वर्तमान में तो बढ़ता हुआ चलता है, लेकिन इसमें बढ़ नहीं रहा, इसमें बढ़ तो रहा है लेकिन बीच बीच में कांस्टेंट भी हो रहा है। तो इसको हम केवल वर्तमान कहेंगे, वर्तमान। अब बात करते हैं इसकी। तो देखो माइनस से चला तो यहाँ था, यहाँ से धीरे 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 वाई का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लगातार वाई का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हो गया आपका निरंतर ह्रास मान, यानी कमी हो रही है इसमें। निरंतर ह्रास मान, ह्रास का मतलब होता है लॉस, लॉस धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। अब इसमें चलो, इसमें देखो यहाँ से ज़्यादा मान है वाई का, थोड़ा चले तो वाई का मान कम हो गया। अब यहाँ कांस्टेंट चला, फिर कम हो गया, फिर कांस्टेंट चला, फिर कम हो गया। इसका मतलब मान तो कम हो रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, रुक रहा है। इसलिए ये लगातार कम नहीं हो रहा है। तो इसको हम केवल क्या कहेंगे, ह्रास मान कहेंगे, ह्रास मान। ऐसे ह्रास मान और वर्तमान बताए जाते हैं। जब कब बताए जाते हैं, जब हमें चित्र बना सके या चित्र दिया हुआ हो। जब चित्र बन दिया हुआ नहीं हो तब हम वर्तमान और ह्रास मान का पता कैसे करते हैं, तो वो देखो आपकी शर्त। पहला ले लेते हैं हम वर्तमान। आपको दिया हुआ है वाई बराबर एफ एक्स, और एक अंतराल और दिया हुआ आपको एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, यानी ए से बी में आपको डायग्राम बनाना है और बताना है कि ये वर्तमान है या आसमान है। तो हमने इसका डायग्राम बनाया।
भाई तो ये डायग्राम बना हुआ ऐसे, ये लो, यहाँ से ले लो, यहाँ हो गया आपका x बराबर a और यहाँ हो गया आपका x बराबर b। तो मैं p बिंदु लेता हूँ, p बिंदु के निर्देशांक है x1 और y1। एक ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ q बिंदु, इसके निर्देशांक हो गए x2 y2। एक यहाँ ले लेता हूँ r x3 y3। अब यहाँ थोड़ा सा आपको और बता देते हैं, इस P बिंदु का मतलब क्या है। P बिंदु का मतलब ये हो गया कि y1 बराबर है f(x1), ठीक है। इस Q बिंदु का मतलब हो गया y2 बराबर है f(x2) और y3 मतलब f(x3). अब देखो, पहले P की बात करते हैं। चूँकि आपका x2 ज़्यादा है और x1 कम है, x2 तो ज़्यादा है और x1 क्या है, कम है, बट आपका y1 बराबर क्या है, y2 है। देख लो, ये दोनों ही क्या, आपका y1 बराबर है y2, बराबर है या नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका कि f(x1) और बराबर है f(x2), यानी ये स्थिति बन गई। इसमें हम कह नहीं सकते कि ये वर्धमान है, या क्योंकि x2 का मान ज़्यादा है, x1 का मान कम है। जैसे हम x1 से x2 की तरफ गए तो मान तो अपना कांस्टेंट आ गया, दोनों मान बराबर आ गए। दोनों मान बराबर आ गए तो हम कह नहीं सकते कि भाई वर्धमान है या आसमान। अगर यहाँ से यहाँ तक मान जाता तो y का मान अगर बढ़ता तो हम कह देते कि ये वर्धमान है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला। तो हम क्या करते हैं, और बिंदु लेते हैं, है। एक शर्त तो ये होगी, ये शर्त है तो हम वर्धमान कह सकते हैं। आगे वाले दूसरी शर्त, मेरी बात, हमें पता है x2 और x3, तो आपका x3 तो ज़्यादा है और x2 है आपका कम। बट लेकिन अब देखो y3 की बात करें तो y3 है आपका यहाँ और y2 है यहाँ, इसका मतलब y3 ज़्यादा हो गया। तो हम कह देंगे y3 आपका ज़्यादा है और y2 आपका कम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका f(x3) ज़्यादा है और f(x2) कम है। अब देखो, आपका x2 कम है, x2 कम है तो f(x2) भी कम है। जैसे जैसे x2 से हम x3 की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे x2 से हम x3 की तरफ चलेंगे तो y का मान देखो बढ़ता जा रहा है। तो इस फलन को हम क्या कहते हैं, वर्धमान फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धमान फलन कहते हैं। तो अब इन दोनों से क्या कंडीशन बनती है, इन दोनों से a व b से, a व b से आपका x2 बड़ा होना चाहिए, x1 छोटा होना चाहिए, तथा एक शर्त ये होगी। दूसरी, आपका f(x2) है और f(x1) है, इनमें रिलेशन ये होना चाहिए कि ये बराबर हो सकता है और बड़ा होना चाहिए। या तो बराबर कर दो चाहे बड़ा कर दो, तो हम वर्धमान फलन कह सकते हैं। अब यहाँ तो हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को बराबर कर रखा है, लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी जैसे पता नहीं चलता। जैसे हम x1 और x2 यहाँ ले लेते, इस स्थिति में तो वर्धमान होता है, इस स्थिति में ले बराबर हो गया आपका। तो ये शर्त होनी चाहिए, यानी कोई भी फलन आपका वर्धमान फलन कहलाता है यदि उसमें हम दो बिंदु लेंगे, पहला वाला बिंदु कम और बाद वाला बिंदु क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दोनों के मान में भी डिफरेंस होना चाहिए, पहले वाला x का मान कम होना चाहिए, बाद वाले x का मान ज़्यादा होना चाहिए। पहले वाला y1 का मान कम होना चाहिए, बाद वाले y1 ज़्यादा। ये अगर बराबर हो तो भी हम वर्धमान फलन कह सकते हैं। अब जिस प्रकार से वर्धमान के लिए शर्त बनाई, उसी प्रकार से हम आसमान के लिए भी शर्त बना सकते हैं। तो आसमान के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, आपका ये डायग्राम आया, यहाँ कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ आया, यहाँ कांस्टेंट रहा, तो ये रहा, ये है आपका y बराबर f(x). तो इसी प्रकार अब देखो, यहाँ पहले वाला मान ज़्यादा होगा और बाद वाला मान कम होगा।
हम कह देंगे कि आपका x1 ज़्यादा होगा और x2 कम होगा। ठीक है, एक शर्त ये होगी। तथा दूसरा आपका f(x1) है और f(x2) है, इसमें फ़र्क ही होगा, ज़्यादा से कम की तरफ चल रहा है तो ये ज़्यादा होना चाहिए और ये आपका कम होना चाहिए। और साथ में अगर बराबर हो तो भी चल सकता है, बराबर हो तो भी चलेगा, मतलब ये शर्त होगी तो हम इसको हास मान कह सकते हैं। ध्यान से देख लो, पहले वाला मान ज़्यादा और बाद वाला मान कम, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तब हास मान और कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तब वर्धमान। अब है आपका निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान का डायग्राम बनेगा, वर्धमान यानी कम से ज़्यादा की ओर, तो ये आपका चलेगा इस प्रकार लगातार। और ये हो गया आपका y बराबर f है x। अब इसको देखो, इस स्थिति में आपका x1 और x2 का मान बराबर, मतलब दो मान बराबर कहीं हो ही नहीं रहे। जैसे मान लो यहाँ मान ले लिया तो यहाँ x बराबर हो गया x1, यहाँ ले लिया आपका तो x बराबर हो गया x2, यानी दो मान बराबर हो ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कह देंगे हम कि आपका x1 कम होगा, x2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तथा आपका f(x1) है और f(x2) है। अब निरंतर वर्धमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसमें स्थिति आपकी होगी, बराबर वाली स्थिति नहीं होगी। क्यों? बराबर वाली स्थिति होते ही आपका हासमान या वर्धमान होगा और बराबर वाली स्थिति को हटाते ही आपका निरंतर वर्धमान या निरंतर हासमान हो जाएगा। तो ये स्थिति बन गई। ज़्यादातर अपने को ये स्थितियाँ काम में लेनी है। अब वर्धमान हो या निरंतर वर्धमान हो, बात एक ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। लगातार अगर बढ़े तो निरंतर वर्धमान, और अगर रुक रुक के बढ़े तो वो हो गया आपका निरंतर, ये केवल वर्धमान हो गया। अब अगला है आपका निरंतर हासमान। तो निरंतर हासमान का डायग्राम कैसे बनता है, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, यानी लगातार कम होता जाएगा। ये तो लगातार कम हो रहा है। यहाँ अगर हम दो बिंदु लें तो आपका जैसे मान लो x बराबर x1 हो गया और x बराबर हो गया x2। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि x1 और x2 कभी भी बराबर, कहीं भी ले लो बोले, बराबर नहीं हो सकते। पहले वाला मान ज़्यादा होगा और दूसरे वाला मान कम होगा। तो इसमें हम कहेंगे x1 ज़्यादा है आपका और x2 कम है, तथा आपका f(x1) है वो ज़्यादा होगा और f(x2) कम होगा। क्यों? क्योंकि निरंतर हासमान है। निरंतर हासमान में मतलब लगातार कम होता जाएगा, लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मान ज़्यादा से कम की ओर चलेगा। ये शर्त हो गई। अब हम पता करते हैं, ये तो था जब चित्र दिया हुआ हो या स्थितियाँ ऐसे x1 और x2 के मान हमें दिए हुए, तो हम बता देते हैं कि भाई ये फलन वर्धमान है या ये फलन आपका हासमान है। लेकिन अगर हमें केवल फलन दिया हो, केवल फलन दिया हो, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये वर्धमान फलन है या ये हासमान फलन है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस वर्धमान और हासमान की स्थितियों को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।